अस्सलाम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद जफ़ीर। नाजरीन, एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज बाइज्जत बरी हो गई हैं और उन्होंने कहा जी कि अल्लाह ने इमरान खान को नाकाम और नवाज शरीफ को सरखरू किया। और साथ ही साथ वो ये कह रही हैं कि खान साहब के ऊपर जो उन्होंने झूठ बोला तो अब मुकदमात चलने चाहिए। और नाजरीन, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, माजी में भी हमने देखा शरीफ ख़ानदान के ऊपर जो केसेस बने थे 1999 में, उसके बाद वो माफ़ हुए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब दोबारा मुल्क के वज़ीर आज़म भी बने और अब यहाँ इस केस में भी यही हुआ। और चूँकि नैब की तरफ से उनके जो आज अहम पेशी थी और प्रोसिक्यूटर जो थे वो बीमार हो गए। नैब की तरफ से इस केस में दिलचस्पी भी जाहिर नहीं की गई, उस तरह दिलचस्पी ली ही नहीं गई इस पूरे केस में। इससे पहले नैब के पर काटे गए, अब इंसाफ के पर काट दिए गए। और मरीम नवाज़ और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून जो ये अब दावा कर रही है कि ये चूँकि झूठे और केसेस थे जिसकी वजह से आज हमें इंसाफ मिला, सियासी मुकदमात बनाए गए हमारे ऊपर और मकसद सिर्फ हमारे इक़्तिदार से हमें हटाना और इक़्तिदार में आने का रास्ता रोकना था। अब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की तैयारियां भी हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि झूठ किरदार कशी की इमारत ढेर हो गई और नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मैं ये लोग चाहते थे कि मैं सज़ा सुनकर वतन वापस ना आऊँ और अब मैं वतन वापस आऊँगा। एक एक दिन जो है वो भारी गुजर रहा है बाहर। आज चूँकि ख्वाजा आसिफ साहब की मुलाकात भी हुई और उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक भी की और वो ये कह रहे हैं कि अब तैयारियां हो रही हैं वापसी की, मियाँ साहब वापस आएंगे और जल्द वापस आएंगे। देखना यह है कि इस तरह के जो केसेस हैं, अब केसेस बनाए जाते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, कन्फ्यूजन्स रहती है। एक पार्टी के हक़ में जब फैसला आता है दूसरी ये कहती है कि अदालती निज़ाम सही नहीं है। वजह क्या है? हमारे यहाँ इंसाफ के ऊपर और इंसाफ की फौरी जो फरहमी है वो मुमकिन नहीं होती। हाई प्रोफाइल जो केसेस होते हैं वो हमेशा कंट्रोवर्शियल बने रहे पाकिस्तान में और ये केसेस भी इसी तरह हुए। अब बाज़ार ये लग रहा है 2023 के जो इलेक्शंस होंगे लेवल प्लेइंग फील्ड है। एक तरफ खान साहब ये कह रहे हैं कि जी मुल्क लूटने वालों को फ्री हैंड दे दिया गया, मरियम नवाज़ की जो बरीयत है ये NRO का करिश्मा है, तो NRO 2 इस का नाम दिया जा रहा है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और क्या 2023 के इलेक्शंस जो हैं वो मियाँ साहब खुद लड़ेंगे, वापस आएंगे और जो नाअहली की सज़ा है वो ख़त्म होगी, क्या होगा? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब, सीनियर तजियाकार हैं और खुशामदीद कहते हैं कैप्टन साहब आपको प्रोग्राम में। सेनेटर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम गौस वालेकुम। मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून से। गौस मोहम्मद साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। जी शुक्रिया आपका। गुफ्तगू का आगाज़ गौस मोहम्मद साहब आपसे ही करते हैं, फिर कैप्टन साहब की का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। किस तरह देखते हैं आज चूँकि मुकदमात थे और सज़ाएँ हुई थी, अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया और मरियम बीबी जो है वो बाइज्जत बरी हो गई हैं। मियाँ साहब भी वतन वापस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून किस तरह देखती है इस पूरे अमल को? हाँ जी, देखें, आज एक हक और सच की फतह हुई है और ये और आज ये साबित हुआ कि ये पनामा और जो कामा थे ये एक ड्रामा था। ये एक पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन शख्सियत को या मकबूल पार्टी को जी, जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, एटमी धमाके से लेकर मोटरवेज और सी पैक और पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान की तरक्की के लिए किया, और उसको जिस तरह एक दीवार से लगाया गया और जिसको सियासत आउट करने की कोशिश की गई, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारा जो प्रोसेस है वो रुक गया है जी, और सारा वो प्रोसेस जो है वो एक्सपोज हो गया है कि उसमें कोई किसी की आज तक किसी बात की नैब ने शहादत कोई पेश नहीं कर सका। और जो मियाँ साहब को जो सजा भी हुई थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अज्यूम किया था कि बज़ाहिर इस केस में मियाँ साहब की इन्वॉल्वमेंट लगती है, इसलिए और मरीम नवाज की, तो इसलिए इनको सजा दी जाती है। सही। तो वो फिर नैब कोर्ट ने जिस केस में मियाँ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नायल किया था वो था फ्लैगशिप केस। तो जब लोअर कोर्ट में आया तो लोअर कोर्ट ने कहा फ्लैगशिप केस में तो मियाँ साहब की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो कानूनी तौर पर तो मियाँ साहब को उस वक्त भी मतलब उनकी अहलियत नाअहली जो थी वो ख़त्म हो जानी चाहिए थी।
लेकिन एक प्रोसेस चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज सब कुछ जब अदालतों को फ्री एंड फेयर तरीके से चलने दिया गया तो हक और सच सारा सामने आ गया और मियां मरियम साहबा की सजा खत्म हो गई। और फिर इसी केस में जब मियां साहब की सजा है, जी क्योंकि शुरू में जब अपील हुई थी तो मियां साहब को केस एक साइड पे रख लिया गया था, ठीक है। और क्योंकि वो मुल्क से बाहर थे तो इसलिए कहा था कि मरियम नवाज और सख्त कैप्टन सौदा की जो है वो केस सुना जाएगा। तो जब ये बरी हो गए हैं तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जब मियां साहब जब आएंगे इंशाल्लाह और जल्दी आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी इस केस से बरी हो जाएंगे और मियां साहब की जो नारी है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि वो आएंगे, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ये केसेस बनते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं। शरीफ फैमिली पे पहले भी केसेस बने मियां साहब पे, जब आपका 99 में इक़्तिदार ख़त्म हुआ उसके बाद हमने देखा पाबंदियाँ भी लगी। तो ये सियासी, अगर ये इन मुकदमात में जान नहीं होती तो फिर सियासी तौर पे क्यों बनाए जाते हैं और क्यों पूरा एक हमने देखा ये एक प्रोसीजर है, इसके खिलाफ एक मुहिम चली और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि अदालतों से बरी हो जाते हैं। इन्हीं अदालतों यही अदालतें सजाएं देती हैं और इन्हीं अदालतों से फिर बरी भी हो जाते हैं। तो ये आप नहीं समझते, कोई भी पार्टी हो, ये आप एक पार्टी की बात नहीं हो रही, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इस तरह की सजाएं क्यों दी जाती हैं? और सजा के बाद जो ज़ाहिर है अगर ये लोग बेगुनाह थे तो ये जो 4 साल 5 साल डैमेज हुआ आपकी लीडरशिप का, आपकी पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, तो फिर इनका हिसाब कौन देगा? हाँ बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। और हमें मियां साहब को या उनके खानदान को जो सजा दी गई उसकी वजह क्या थी? वो पाकिस्तान की खिदमत थी कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे थे और इसके लिए अंदरूनी और बैरूनी साजिश के जरिए एक खास तरीके से मियां साहब को इक़्तिदार से अलहदा किया गया। और फिर भी हमने केस लड़े और फिर आपने देखा कि मरियम हमजा शहबाज 2 साल जेल में रहे, सही। मरियम साहबा साल रही, नवाज शरीफ साहब 13 साल रहे उससे। और अब उसका जवाब कौन देगा? अब उसका हिसाब कौन देगा? उनके इतने साल ज़ाया हो गए, पाकिस्तान के इतने साल ज़ाया हो गए। ठीक तो है। एक सिस्टम, मेरा ये मतलब है कि तमाम इदारों को फ्री एंड फेयर तरीके से चलना चाहिए और पाकिस्तान 73 का जो आइन है उसमें किसी इदारे को दूसरे पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। दूसरे पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। और यकीनन मुझे अगरचे ये जो आज का फैसला एक ताज़ा हवा का झोंका है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि अभी भी बहुत सारे मसाइल बाकी हैं मुल्क में जमहूरियत के लिए। और जमहूरियत इंशाल्लाह हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम अच्छे सही तरीके से ठीक है। चलेगा और पाकिस्तान तरक्की भी वो समझ करेगा लाइन पे इंशाल्लाह। रहिएगा, मैं कैप्टन साहब की गुफ्तगू भी शामिल करते हैं। कैप्टन साहब गुफ्तगू आप सुन रहे थे, एक तो ये चीज़ नहीं समझ आ रही, जो कन्फ्यूजन है वो वैसी ही है कि यही अदालतें हैं पनामा को ये कह रहे हैं कि गौस मोहम्मद साहब के इससे पहले मियां साहब को जो सज़ा दी गई वो पाकिस्तान की तरक्की की सज़ा दी गई, पाकिस्तान को वो तरक्की की तरफ लेके जा रहे थे। दूसरी तरफ पनामा को वो ये कह रहे हैं कि अंदरूनी और बैरूनी साजिश थी। आप यही चीज़ें आप आज खान साहब भी यही कह रहे हैं कि जी मेरी हुकूमत भी साजिश के ज़रिए मुझे हटाया गया। अब समझ नहीं आ रही यहाँ पे कि केसेस बनते हैं, पॉलिटिकली केसेस बनते हैं। खुद मियां साहब उस वक्त भी कह रहे थे और आज मुस्लिम लीग नून भी यही कह रही है कि ये देखें हमें बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है, ये सियासी हमारे खिलाफ केसेस थे। कन्फ्यूजन है सर, इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा? एक पार्टी को अदालत से रिलीफ मिलता है तो वही पार्टी जो है वो तारीफ़ करती है, अगले केस में जब उसके खिलाफ फैसला आता है तो वो उसको नहीं मानते। तो ये पाकिस्तान का ये सिस्टम, अदालती सिस्टम, इंसाफ का सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा कैप्टन साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए इसके आपके जवाब के दो पहलू हुए और मेरा जो अप्रोच है या जिस तरीके से जी मैं जी इसका तज्जिया कर रहा हूँ वो बिल्कुल किसी भी सियासी नुक्ता निगाह से नहीं कर रहे, जो रिकॉर्ड सही होने को करेक्ट करने की बात है। ठीक। मैं शुरू करूँगा पनामा के जहाँ से ये केस आया। जी। तो पनामा में पाकिस्तान के अलावा दुनिया के बहुत सारे ममालिक। और लीडिंग ममालिक थे जिनके अफराद उसमें मुलव्वस थे, कोई ऑफिशियल्स थे, कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ थे। तो जहाँ जहाँ भी ये चीज़ हुई, इंक्लूडिंग ग्रेट ब्रिटेन, अगर आपको याद होगा उनके प्राइम मिनिस्टर साहब का भी उसमें नाम था, उन्होंने
अपने आप को क्लियर किया और पार्लियामेंट में उन्होंने उसका वजाहत पेश की। और ठीक है। जहाँ जहाँ जिन ममालिक में जो लोग इसमें मुलविस पाए गए, कहीं पर भी, प्लीज़ ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी लोकल जुडिशल सिस्टम के तहत मुकदमात नहीं चले। इसको फाइनल तस्वुर करते हुए लोगों ने इसको तस्लीम किया और इसके तहत सजाएं हुई या लोग खुद छोड़ के चले गए, बरतरफ हो गए। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। जो ठीक है। दुनिया में हुआ मैं उसको उसके निशानदेही कर रहा हूँ। उसके बावजूद पाकिस्तान में जुडिशरी जुडिशल सिस्टम के तहत इन पे मुकदमे चलाए गए और काफ़ी जेआईटी बनी, जेआईटी के फिर तमाम लवाजमात पूरे किए गए और जो भी शवाहिद इकट्ठा कर सकते थे उनको इकट्ठा करके वॉल्यूम 1 2 लेके वॉल्यूम 10 तक जी। वो सब चीफ जस्टिस उस जो थे सुप्रीम कोर्ट, नॉट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बट सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान थे उनके सामने जस्टिस साहिबान के साथ पेश किया गया और तमाम बहस और जो शवाहिद और गवाहान पेश किए गए और उसके बाद एक कन्विक्शन हो गई। ठीक है, जी जी। यहाँ तक मैं टोटली कर रहा हूँ। और आज तक एक चीज़ और कह दूँ कि वॉल्यूम 10 जो आपके मियाँ साहब के जो वकील थे उन्होंने पहला सफ़ा पढ़ के उसको बंद करवा दिया और उनकी दरख्वास्त पर आज तक वॉल्यूम 10 बंद रखा, उसको नहीं खोला। उसमें क्या चीज़ें थी आज तक लोगों को नहीं पता, बाकी अनऑफिशियली काफ़ी लोगों को पता चल गया था कि क्या है। तो ये तो ऑफिशियल वर्जन है या जो जो पोजीशन है। अब आ जाइए केस की, वही अदालतें सजाएं देती हैं और वही अदालतें बरी कर देती हैं। देखें, हम सब जानते हैं कि जो जज साहिबान बैठे हैं उनके सामने जो डिस्कशन होती है, जो गवाहान पेश किए जाते हैं मुद्दई की तरफ से या इस्तिगासा की तरफ से, जो भी चलता रहता है और उनके फैसले जो हैं उन पर मबनी है कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जो चीज़ें सामने लाई गई। ठीक। अभी इस केस में चूंकि नैब बकौल आपके नैब के पर काट दिए गए तो नैब चेंज हो गया। नैब ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। एक नैब का जो प्रोसिक्यूटर है, अगर उससे जज साहब सवाल करें कि भाई ये एवनफील्ड रेफरेंस के केस में ये मुझे बताइए जो असासे जो है से ज़्यादा की आमदनी से ज़्यादा असासों के सवाल में इसकी क्या कीमत है, आपने कोई अंदाज़ा आप बताया? तो कह रहे साहब गूगल करके आप देख लीजिए, आपको कीमत मिल जाएगी। तो ठीक। अगर इस किस्म की तैयारी के साथ अगर वो नैब का जो आदमी वहाँ जाएगा तो वो जाहिर बात है उसमें तो बरी होना लाजमी है। तो इसलिए लेट्स बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड जी। एंड वेरी एक सोच के नतीजे पे पहुंचे कि जज साहिबान के फैसले जो हैं वो जो मुकदमे की प्रोसीडिंग्स के मुनासिबत से आते हैं, उनके सामने अगर आप सबूत पेश नहीं करेंगे तो फैसले वैसे ही आएंगे। तो ठीक। इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल आप रखें कि जो नैब की जो ऑर्डिनेंस आई थी जिसमें अभी कितने अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं सारे के, उसके तहत कितने रेफरेंसेस वापस कर दिए गए, सारा कुछ जो हमारे सामने हो रहा है ये उसी का एक शाखसाना है जिसके तहत नैब को उन्होंने पाबंद ठीक है। सरासर कर दिया, ठीक। जिसके तहत वो जब साहब आपका, इसको आगे जी जी, प्रोसीड नहीं आपका कर पॉइंट आ सकते। गया। मैं गौस मोहम्मद साहब, खान साहब ये कह रहे हैं कि एनआरओ 2 दे दिया गया है आपको और ये डार साहब की वापसी, मरियम बीबी को बरी करना और मियां नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है ये एनआरओ 2 का शाहसाना है। अब देखें ना जी, मेरे भाई ने जो बात की है जी जी। कि जी एनआरओ की बात की है और उस पर की है। पहले तो आपने कहा कि जी नैब कानून में तब्दीलियां कर दी, तो पहले तो मैं इनको ये बात बावर करा दूं कि जो अब मरियम साहबा ने जो नई तरामी में उससे कोई तल्लक नहीं है, ठीक। उससे कोई मरियम साहबा को कोई फायदा नहीं हुआ है। ये तो वो सबूत मांगे नैब ने जो ये नहीं दे सका। गौस मोहम्मद और साहब बिल्कुल माजी ठीक में है, लेकिन ये इमरान खान ने भी तो केस नहीं बनाए ना। नहीं, मैं आप देखो ना, इमरान साहब ने केस तो नहीं बनाया, लेकिन इमरान साहब ने नैब को ब्लैकमेल तो किया। नैब के जो डीजी थे पिछले, उसकी जी जो वीडियो रिकॉर्ड की थी, आपको पता ही है। तैयबा जी। जी साहबा ने जिस तरह की बातें की कि मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में 1 महीने रखा गया और मेरे एक वीडियो बनवाई गई। जस्टिस क्या नाम था, रिटायर्ड जस्टिस इकबाल था, जावेद इकबाल,
अब वो तो नैब सारा वो ब्लैकमेल होता रहा, वो उस पर केस बनाते रहे, ऐसे इल्जामात लगाते रहे, ऐसे सबूत करते रहे ताकि ये मियाँ साहबान जो है या मरियम साहबा जो है ये जेलों से बाहर ना आ सकें। और अभी जब इनकी हुकूमत खत्म होने वाली थी तो उन्होंने FIA को परेशान करके ऐसे केस बनाए कि ताकि बनाने को मतलब था कि FIA को परेशान ऐसे केस बना के शहबाज शरीफ और मरियम साहबा को डिस्क्वालीफाई कर दें। तो ये एक फाशिस्ट हुकूमत थी, न कोई इसका तजर्बा था, ना इनके पास बंदे थे, बुलंद बांग दावे थे कि 200 बंदे की टीम हमारे पास है, 200 अरब डॉलर बाहर पड़े हैं, 100 से हम IMF के मुंह पे मारेंगे, 100 से हम मुल्क चलाएंगे। इस किस्म की ये इन्होंने अज्यूम किया कर लेते हैं। सही। सिर्फ ये हुकूमत सोशल मीडिया बस मोहम्मद साहब पे चले ये मान भी लेते हैं, लेकिन आज भी जो बुनियादी सवाल है वो ज़रा अदालत के सामने ना किसी ने पेश किया ना कुछ, हमारे यहाँ ज़रा चीज़ें, लेकिन जायदादें बनी कैसे, उस ये और कहाँ से इतनी इनकम आई वो आज भी साबित नहीं हो सकी, और ना रसीदें हैं मुस्लिम लीग नून के पास। तो कंफ्यूजन इधर ही खड़ी है। ठीक है, अदालतें बरी कर रही हैं, सब कुछ है, ज़ाहिर सबूत नहीं है, अदालत सबूत मांगती है, तो वो सबूत ना जिसने केस किया वो बता रहा है, और जिसके खिलाफ केस हुआ ना वो बता रहा है कि ये मेरे पास सबूत है। अब देखें ना, मैं एक बड़ा ये एक बहुत लंबी स्टोरी है कि जी किस तरह अब मियाँ साहबान का बिजनेस जो है 1960 से शुरू होता है, बल्कि इससे भी पहले शुरू होता है। और मतलब है उस कितना मतलब वो बिजनेस इन्होंने 1960 के बाद जो है 70s में जाके जब भुट्टो साहब ने सारे इदारे नेशनलाइज कर दिए तो दुबई में जाके स्टील मिल लगाई थी। अच्छा, अब मैंने पहले भी कहा अपनी बात में कि हमारे पाकिस्तान मियाँ साहब के खिलाफ बैरूनी साजिश की गई। तो बैरूनी साजिश कैसे की गई कि जब दुबई से जो उन्होंने कहा जी दुबई से जो आपने जिद्दा मिल लगाई वो कैसे मार गया। अब जब इन दुबई हुकूमत से पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली ने वो जो कस्टम और उसका रिकॉर्ड मांगा कि जी हमने यहाँ से शिफ्ट किया था जिद्दा, तो उसका आप रिकॉर्ड दे दें, तो अदालत को चाहिए था, तो वो वहां से नहीं आया। अगर आ जाता तो शायद ये तरह कि मसला ना बढ़ता, ये नाकामी की बात ना थी। उसको चीज को बेस बनाया क्या, तो वो मियां को एक आप ये समझे ना, खान साहब कहते हैं कि मैंने तो पता नहीं क्रिकेट सारी उम्र खेली है, उतना पैसा बनाया है, तो मेरे भाई वो 1960 से बिजनेस कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं। लेकिन साहब वो बात ठीक है आपकी, 60 के बाद फिर मियां साहब खुद वजीर आजम थे जब पैनामा केस आया, और उनकी वो असेंबली के अंदर ज़ाहिर है उनकी स्पीच मौजूद है जब वो कह रहे हैं कि जिस तरफ आप भुट्टो साहब का जिक्र भी कर रहे हैं कि किस तरह उस वक्त को में आया गया और हमारी जो बिज़नेस ख़त्म हो गया था, हमारे पास कुछ नहीं था। तो फिर 90s में जो चौधरी निसार साहब की स्टेटमेंट है, इसहाक डार साहब की 97 की जो स्टेटमेंट है, फिर 2014 के टीवी इंटरव्यूज़ हैं, मरियम बीबी के टीवी इंटरव्यूज़, ये सारी कन्फ्यूजन्स मिलकर बता रही हैं कि हर बयान दूसरे से मुख्तलिफ है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे पास हम जद्दी पुश्ती अमीर थे, बिजनेस से डेवलप किया, बीच में वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो बिजनेस था ही नहीं, हम तो सऊदीया चले गए थे। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स अभी भी बरकरार है और इसके सबूत खुद शरीफ फैमिली नहीं दे सकी। और ये जब नैब के वाले से लंदन में भी जो केसेस चल रहे थे उस पर भी खुद साबिक डीजी नैब जो है वो ये कह चुके हैं कि इतना मुश्किल प्रोसीजर है ये सारा कि इसको साबित करने के लिए वक्त लगेगा। अदालतें ज़ाहिर ना टीवी या अखबार की जो सुर्खियां हैं उस पर वो कहते हैं कि हम इन पे यकीन नहीं रखते, सबूत आपको पता है यहाँ पे पेश करना मुश्किल है, तो नहीं साबित हो पा रहा है। ये तो फैक्ट है। कोई इतना भी सियासी, ये जो पूरा अमल है इतना भी सियासी नहीं है कि बिल्कुल ही कोई चीज़ ज़मीन पे है ही नहीं और इनको सजाएं होगी। ज़रा पैनामा पेपर्स कोई पाकिस्तान ने तो नहीं बनाए थे ना, वो तो इंटरनेशनली आया और उनको पूरी दुनिया को ढूंढ कर सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही मिली थी कि साजिश करते। अच्छा, अब आपने बात की पनामा की जी। पनामा में 500 बंदर के नाम थे और सिर्फ मियां साहब की केस को खोला गया, बाकी किसी को नहीं छेड़ा गया। वो तो अपने आप में देखिए यहाँ पे तो ये प्राइवेट ऑफिस नवाज शरीफ का जुर्म सी पैक था। अच्छा। और फिर अमेरिका और दूसरे लोगों ने साजिश की कि चाइना को कैसे रोका जाए कि वो ग्वादर तक ना पहुंच सके। ठीक, इसमें सबके मफादात थे, अमेरिका के भी थे। आप अमेरिका नहीं बर्दाश्त कर सकता कि चाइना इतने इक़्तिसादी कुव्वत बन जाए, दुनिया की सबसे बड़ी, सही, हमारे से भी आगे हो जाए। ज़ाहिर है उन्होंने चाइना का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तान को परेशान किया,
दुबई वालों को साथ, क्योंकि दुबई के तो सर अपने आज इंटरेस्ट फिर थे। हुकूमत आपके हाथ में आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब चाइना अब पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका से बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि उस वक्त आप ही की हुकूमत के खिलाफ उन्होंने साजिश की। आज खान साहब ये कह रहे हैं कि इसी साजिश के तहत आपको हुकूमत दी गई है, तो ज़ाहिर हुकूमत तो आप कर रहे हैं। अब देखे ना, नहीं हमें तो देखो ना, एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटी है बस। इमरान खान से कुछ नहीं हो पा रहा था, चाहे अमेरिका तो की अब यानी साजिश आप ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने की है आपके खिलाफ उस वक्त? उस वक्त वो मैंने कहा कि अंदरूनी और बैरूनी दोनों थी। हाँ, तो चाइना भी था, अंदरूनी फिर अमेरिका, एस्टेब्लिशमेंट ही हुई सॉरी ना। अमेरिका भी था, जी तो हमारी अरब कंट्रीज भी थे, क्योंकि इनके मफादात भी इस तरह ही हैं। अगर ग्वादर पोर्ट डेवलप हो जाता है, डीप सी है, ठीक, अगर लेकिन ये सर देखिए अंदरूनी साजिश की जब बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट तो ज़रा अपने मफाद के लिए काम करेगी, वो पाकिस्तान के मफाद बिल्कुल के खिलाफ क्यों हमारी, जाएगी? और एक बात आपको समझ लेनी चाहिए, जी बल्कि बल्कि कि ये हमारी स्टैब्लिशमेंट है वो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के ताबे है और चल को देख के चलती है। हमने अच्छा, दुनिया में रहना है। हमारे देखो ना, तो हमारी हमारी यानी सारी, आप ये कह रहे हैं हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है वो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के ताबे है, तो वो उनके मफाद को तरजीह देगी, वो पाकिस्तान के मफाद को प्रोटेक्ट करेगी ना गौस मोहम्मद साहब? पाकिस्तान के मफाद को करेगी, लेकिन उधर से प्रेशर, कोई कई चीजें हमारी स्टैब्लिशमेंट मजबूर भी होती है हमारी तक उनकी, हमारे पास जो सर ये जो आप जिस अपनी तरह। स्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इतनी मजबूर थी कि आपकी हुकूमत खत्म कर दी उन्होंने और अपने ही सी पैक के खिलाफ नहीं, हो एक गई। फैक्टर तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एक फैक्टर था ये, वो जरूर उसमें इन्वायरमेंट कुछ स्टैब्लिशमेंट का कुछ हिस्सा इन्वॉल्व था, लेकिन मेन बैरूनी साजिश थी अमेरिका और हमारे अरब कंट्रीज की, उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। और मकसद हमारा जो भी क्या था, सी पैक क्यों हम लाए, हमने सी पैक का मुआहदा क्यों किया है, इस वजह से सारा करके। खान साहब को तो इक़्तिदार चाहिए था, वो तो कहते थे कि किस तरह मुझे इक़्तिदार मिले। ये बैरूनी तौर पर देखो अभी फॉरेन फंडिंग केस में क्या हो रहा है कि किस तरह दूसरे मुल्कों से 20-20 मिलियन डॉलर इनके फंड तो में सर आते रहे और इंडिया फिर से तो तजारत आप कर रहे हैं, इंडिया से तजारत आप कर रहे हैं। अब्दुल बासित साहब पहले कह चुके हैं, उन्होंने किताब भी भी लिखी है कि किस तरह कश्मीरी लीडरशिप को नजरअंदाज किया गया और जाती मफाद, सफारतकारी के ऊपर जाती मफाद को तरजीह दी गई भारत के अंदर। जब मोदी साहब हलफ उठा रहे थे यहाँ से कैसे मियाँ साहब गए पहले टेन्योर में, तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। और आज जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं वो भी आपके सामने है, तो इसमें मुस्लिम लीग नून नाम ऑन बोर्ड नजर आ रही है। इसमें तो फायदा मुस्लिम लीग नून को हो रहा है, शरीफ खानदान को हो रहा है। अब इमरान खान देखिए साहब को ना, कहाँ से हो अगर गया? मेरा मतलब है, मेरे ख्याल में अगर नवाज शरीफ जो है मुहब्बे वतन नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में कोई भी मुहब्बे वतन नहीं है। नहीं, मुहिब्बे नवाज वतन तो शरीफ सारे ही नहीं, हैं, ये आप ही नहीं कार्ड मेरा खेलते हैं मतलब ना है, मुहिब्बे अगर वतन। कहने का मरियम बीबी कि ने खुद कहा है कि ये इमरान खान गद्दार है, कल की बात बता रहा हूं। और आज भी वो ये कह रही है कि इमरान खान और उसका जो कोच है उनको सजा मिलनी चाहिए, ये उन्होंने ताने बाने उनके थे, ये उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की, मेरे खिलाफ केसेस बनाए। ज़ाहिर है इमरान खान को लाने के लिए बहुत कुछ किया गया, उसमें हमारी लीडरशिप के खिलाफ केसेस बनाए गए, RTS को ब्लॉक किया गया और बहुत सी सारी चीजें की गई। और खान साहब को अगर 3 साल चले हैं, ये आप वाज़ेह में रख रहे हैं, 3.5 साल ठीक है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में चलाया है, वो ये खुद नहीं चल सका है। आप वो कह रहे जरा हैं पीछे पाकिस्तान की हटी है तो एस्टेब्लिशमेंट ने चलाया था। गौस मोहम्मद साहब ये बता दें फिर, अभी आपको जो इक़्तिदार मिला, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, तो ये किसकी मरहून मिन्नत मिला आपको? आप तो अक़लियत में थे। नहीं, जब भी जो चला रहे थे इस इमरान खान को, और ये तो फिर चल भी इमरान खान पा की रहा जगह आप था। आ गए ना, यही भी माने फिर। नहीं, ये जरा हमेरे हमदाद नहीं क्या, वो जरा पीछे हटे, ये हुकूमत हराम से गिर गई, सारे इत्तेहादी से तंग थे, उनका वो हाथ ना सिर्फ पीछे हटे, खुद वो ये पीछे हटे तो उसके बाद खुद आपका हाथ भी पकड़ा ना। आप नहीं, पूरी बात बताएं ना हमारे नहीं नाजरीन नहीं, को। वो न्यूट्रल हो गए ना, न्यूट्रल हो गए। अच्छा, जिसको खान साहब ताना देते हैं कि न्यूट्रल्स ने ये किया, न्यूट्रल जानवर होते हैं। तो अब सारा न्यूट्रल सर टिल्ड भी हुए ना किसी तरफ, न्यूट्रल सिर्फ न्यूट्रल नहीं हुए, वो टिल्ड भी हुए, तो वजन उन्होंने किसी दूसरी तरफ डाला। नहीं, वो न्यूट्रल हो गया, अब भी न्यूट्रल हैं। आप देख लें किसी मौके पे अभी हमारी हुकूमत तो खुद चल रही है, उनकी सर तो जावेद लतीफ साहब तो कह रहे हैं कि हमें पकड़ पकड़ के आगे धक्के दिए गए, कहाँ चल रही है खुद? तो हमारी हुकूमत चल रही है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइन पे मैं जरा इस पे ये बड़ा नहीं, मेरा मतलब दिलचस्प नहीं, सारी आपने तौर पर टॉपिक दिवाली ऐसा होने छेड़ जा रहा दिया। था, उससे बचाया कैप्टन उसको। साहब,
जी जी, अब लाइन पे कैप्टन साहब गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। अब चूंकि गौस मोहम्मद साहब ये कह रहे हैं, एक तो सी पैक के हवाले से उन्होंने कहा साजिश हुई, स्टैब्लिशमेंट ने इंटरनेशनल मफाद को प्रोटेक्ट किया, पाकिस्तान के मफाद को प्रोटेक्ट नहीं किया। आप खुद सर्व कर चुके हैं, आप जानते हैं कि स्टैब्लिशमेंट कैसे काम करती है और पाकिस्तान के मफादात पे कैसे चलती है। किस तरह देखते हैं आप इस पूरे अमल को? गुफ्तगू सुन रहे थे गौस मोहम्मद साहब की। मैं एक सेकंड ये लूँगा। पहले गौर साहब को ये बता दूं कि मेरे नाम के साथ कैप्टन का मतलब ये नहीं कि मैं कोई छोकरा हूँ। 75 ईयर्स मेरी एज है। मेरे वालिद सिविल सर्वेंट थे कायद आज़म के साथ। 22 साल हो गए मुझे सर्विस छोड़े हुए। एंड आई हैव सीन हाउ द कंट्री की पॉलिटिकल एवोल्यूशन जो हुई है 60s में, 70s में, 80s में। ईस्ट पाकिस्तान में मैं रह चुका हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें जानता हूँ। और ये तमाम जो गुफ्तगू इतनी सतही गुफ्तगू थी जिसका कोई सर पैर नहीं है, इसको यानी मुझे ये समझ नहीं आ रहा ज़फ़ीर साहब कि कहाँ से शुरू करूँ। द फैक्ट इज़ कि पनामा वाज नॉट अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट पाकिस्तान। वो एक इंटरनेशनल इदारा है जिसने वो इन चीज़ों को उजागर किया। दूसरी चीज़, जिस तरीके से तो यहाँ पर केसेस चले स्टैब्लिशमेंट सर, और अब जो चूंकि हमारे मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि वाकई में स्टैब्लिशमेंट का हाथ था, जिन्होंने कहा अंदरूनी हाथ भी था, और स्टैब्लिशमेंट जाहिर है वो इंटरनेशनल मफाद के नीचे काम करती है। आप आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आई विल, अभी जिस तरीके से लीक्स आ रही सामने और जो चीज़ें आस्ते आस्ते हर लेवल पे उजागर की जा रही हैं, उससे तो ये बड़ा वाजे है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक कलीदी किरदार रहा है, जबकि वो पॉलिटिकल प्रोसेस से इनको बिल्कुल अलहदा रहना चाहिए और इसको बिल्कुल ही टोटली नो गो एरिया होता है। लेकिन जैसा कि गौस साहब ने कहा कि वो इनके बकौल कि वो न्यूट्रल हो गए, इससे पहले उनकी तरफ थे। तो ये तमाम जो गुफ्तगू है यही बहुत ही एक सेंसिटिव चीज़ की निशानदेही करती है, जिसमें आप स्टैब्लिशमेंट को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, जबकि बड़ा क्लियरली कई दफ़ा उन्होंने कहा है कि जी हमें सियासत में ना घसीटा जाए। गौस तो मोहम्मद साहब इस कह रहे चीज़ हैं कि खान साहब खुद कह चुके हैं कि खान साहब ने खुद कहा है कि जी ये मुझे जब बिल पास करना होता था तो मुझे इनकी जरूरत पड़ती थी, क्योंकि मेरे पास अक्सरियत नहीं थी। जी जी मैं कैप्टन साहब। इनके सपोर्ट जी नहीं, वो वही मैं कह रहा हूँ कि बोथ साइड्स, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो पीएमएलएन का हो या पीपल्स पार्टी का हो, ये सारे के सारे जब जो सियासत गुफ्तगू है इसमें बड़े कन्वीनियंटली ठीक है इस्टेब्लिशमेंट को मुरीद कैप्टन इल्जाम साहब, दे रहे एक हैं, चीज और, जो कि एक सही चूंकि नहीं। मैं कैप्टन साहब मैं जरा ब्रेक लेना है, और अब चूंकि सी पैक को आप समझते हैं, इसके ऊपर आपने लिखा भी है, आप इसके प्रोपेगेंड्स भी करते हैं। अब जिस तरह सेनेटर गौस मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि पीएमएलएन के पहले दौर में सी पैक को नुकसान पहुंचाने, पहले से मुराद यानी 2016 तक जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश की गई है, और उसमें स्टैब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया, चूंकि इंटरनेशनल मफादात कुछ और थे। कैप्टन साहब, जी तो सी पैक जी, को आप समझते हैं? मैं चाह रहा हूँ इस पे कमेंट कर दें, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। देखिए सी पैक का जो सही रिकॉर्ड है अगर उस पर, तो 2003 में पहली दफ़ा जनरल परवेज मुशर्रफ जब चाइना के दौरे पे गए और उन्हें उन सदर जीपिंग से मुलाकात हुई, तो उस वक्त उसकी बुनियाद डाली गई, दाग बेल डाली गई। एंड उसके बाद इन रिटर्न जब ये इसके मुसव्वदे को शक्ल दी गई, तो उसमें आर्मी ने ये एक गारंटर की तौर पे हित दिया कि जी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनसे बाला ताक होके हम इस प्रोजेक्ट को गारंटी करते हैं कि जो भी हुकूमत आएगी उससे हमारे आपके दरमियान रिलेशन जो है वो वैसे ही रहेंगे और सी पैक इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये एक तरह का गारंटी थी फ्रॉम दी इस्टेब्लिशमेंट, जिसके तहत ये सी पैक चला। और उसके बाद जो सेटबैक हुए हैं वो एक्चुअली पॉलिटिकल सेटबैक्स हुए हैं, जिसके तहत ठीक है, ये सी पैक यानी की इसमें रफ्तार थोड़ी एस्टैब्लिशमेंट का कम किरदार हो। नहीं था। गौस मोहम्मद साहब, मैं चाह रहा हूँ आप कुछ कहना चाह रहे थे, ऐड कर दें प्लीज। नहीं, मैं कह रहा था कि सी पैक जो है वो मियां साहब के दौर में शुरू हुआ और उसको ले आए, और ये तो मैं कोई काम नहीं दे रहा एस्टेब्लिशमेंट की जी इन्वॉल्वमेंट। तो जैसे मेरे वो अपना इमरान खान खुद स्पीच में ये मेरे कैप्टन साहब कह रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट को बुरे इल्जाम ठहरा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब खुद कह रहे हैं कि जो मुझे जब कौमी असम्बली से कुछ बिल पास कराना होता था तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़ता था।
तो ये फांसा खुद तस्लीम कर चुके, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। चलिए ठीक है, तो वसीम मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कैप्टन साहब हमारे साथ बदस्तूर रहेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करेंगे कि किस तरह ये तमाम चीज़ें जो हैं वो टिल्ड होती हैं और उसके बाद एक बयानिया सेट किया जाता है। वही लोग जो कल इक़्तिदार से निकले करप्शन की वजह से, और करप्शन है, करप्शन साबित क्यों नहीं हो रही, और किस तरह फील्डिंग सेट की जाती है, और किस तरह अपने केसेस को, अपने बिजनेस को, अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ऊपर तरजीह दी जाती है। और फिर वक्त आता है कि जब केसेस अदालत में जाते हैं तो वहाँ पे सबूत नहीं मिलते, और जब सबूत नहीं होते तो वही लोग जो है वो बरी उल ज़िम्मा हो जाते हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।